Morning students, welcome to RDS group of school. This is your Hindi video. This video is for class 7th. यह वीडियो आपकी बुक व्याकरण बोध के 6th चैप्टर संज्ञा के विकारी तत्व यानी आपका चैप्टर है आज का संज्ञा के विकारी तत्व। देखिए विकार शब्द का अर्थ यानी विकार का अर्थ क्या होता है। शब्द के रूप में बदलाव आ जाना। शब्दों में ये विकार यानी बदलाव किस तरह से आता है, लिंग वचन और कारक के कारण। जैसे लड़का नदी में तैरता है, फिर आ गया लड़के नदी में तैरते हैं तो ये वचन बदल गया। लड़कियां नदी में तैरती हैं तो लिंग बदल गया। देखिए दो तरीके के होते हैं शब्द, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिनमें लिंग वचन और कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है यानी हो जाता है, चेंज हो जाता है, वो कहलाते हैं विकारी शब्द। और अविकारी शब्द जिनमें किसी भी कारण से यानी लिंग वचन और कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। देखिए अब इसी में पहला है संज्ञा विकार शब्द विकारी है, उसमें लिंग वचन और कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है। पहला देखिए लिंग। संज्ञा का रूप वह रूप जिससे पता चले कि यह पुरुष जाति है या स्त्री जाति। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिखा है, बालक बतख पकड़ता है, गाय चारा खाती है, बालिका सितार बजाती है। तो इसमें आपको पता चल रहा है ये पुल्लिंग है, गाय स्त्रीलिंग है, बालिका भी स्त्रीलिंग है। यानी शब्द के जिस रूप से किसी पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं, ध्यान रखिए हिंदी में लिंग के केवल दो ही भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो यानी जो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे मोर, धोबी, ये देखिए पिताजी, राजेश, डॉक्टर। डॉक्टर से आपको सेंटेंस पता चलेगा, डॉक्टर मरीज को खांसी की दवा दे रहा है, यानी कि डॉक्टर कौन है, पुल्लिंग, क्योंकि ये देखिए सेंटेंस बता रहा है आपको। और फिर आइए स्त्रीलिंग, माताजी सचिन को भजन सुना रही हैं तो माताजी क्या हुई, स्त्रीलिंग। अध्यापिका चपरासी को रजिस्टर दे रही है तो अध्यापिका क्या हुई, स्त्रीलिंग। नीले शब्दों में देखिए जितने लिखे हैं वो हैं आपके स्त्रीलिंग, यानी कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध कराने वाले यानी कि राजेश, विमल। अब एग्जाम्पल के लिए आप मोर नाचता है तो मोर क्या हुआ, पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग में मोरनी नाचती है तो मोर का क्या हो गया, स्त्रीलिंग, मोरनी। अब आइए लिंग की पहचान। लिंग की पहचान संज्ञा को प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक वर्गों में बांटकर की जाती है। देखिए प्राणीवाचक शब्द वो होते हैं, प्राणीवाचक का अर्थ है वे शब्द जिनमें जीवन होता है यानी जिनमें जान होती है। जैसे कबूतर, गाय, बकरी, चूहा। और जिनमें जान नहीं होती है वो कहलाते हैं अप्राणीवाचक। जैसे मेज़, किताब, बस, मकान आदि। ये जिनमें जान होती है वो कहलाते हैं प्राणीवाचक और जिनमें जान नहीं होती वो कहलाते हैं अप्राणीवाचक। अब आइए देखिए पुल्लिंग की पहचान। अब ये प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक, प्राणीवाचक में तो आप कर लेंगे और अप्राणीवाचक में कैसे करेंगे। देखिए वृक्षों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, दिन या वार के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, समुद्रों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, ये देखिए सब लिखे हुए हैं। देशों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम केवल पृथ्वी को छोड़कर, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, प्रायः पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम ये सब लर्न करने हैं आपको, क्या क्या पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी और मेरे अकॉर्डिंग मई और जुलाई भी, इनको छोड़कर बाकी पुल्लिंग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल अब आप देखिए जनवरी आ गई,
फरवरी कब बीत गई पता ही नहीं चला, मई आ गई। मगर अगर आप इनके संग महीना या माह लगा देते हैं तो फिर ये इनका चेंज हो जाता है। जैसे अगर आप कहेंगे मार्च का महीना आता है, मार्च कह रही हूँ, पर जनवरी का महीना आता है, तो फिर ये चेंज हो जाता है। अगर आप ऐसे खाली जनवरी पूछें तो स्त्रीलिंग, फरवरी स्त्रीलिंग। आगे आइए, समय की सूचना देने वाले शब्द, रात, घड़ी, शाम, पहर, ये सब पुल्लिंग होते हैं। धातुओं व द्रव्यों के नाम, जैसे चाय, चांदी, कॉफ़ी, लस्सी, इनको छोड़कर सभी पुल्लिंग होते हैं। जैसे तेल, पानी, सोना, पीतल, लोहा, तांबा आदि। केवल इनको छोड़कर ये पुल्लिंग नहीं होते। जैसे कॉफ़ी पी जाती है, आप क्रिया से भी पहचान लेते हो। चाय पी जाती है, ठीक है। और पानी क्या पिया जाता है, ठीक है। आप ऐसे भी पहचान सकते हो, चाय पी जाती है, कॉफ़ी पी जाती है, लस्सी पी जाती है और पानी पिया जाता है, तो वो पुल्लिंग हो गया ना। नेक्स्ट आइए, अनाजों के नाम, मक्का, अरहर को छोड़कर प्रायः पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम, मणि को छोड़कर पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अंगों के नाम, आँख, कान, जीभ, गर्दन, कमर, उंगली, इनको छोड़कर बाकी पुल्लिंग होते हैं। अब आइए स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे। देखिए, जिन शब्दों के अंत में इया आता है, बुढ़िया, लुटिया, गुड़िया, इया आता है, वो कहलाते हैं आपके स्त्रीलिंग, ठीक है। आहारों के नाम, चटनी, रोटी, सब्जी, दाल खाई जाती है, ठीक है, खीर खाई जाती है। भाषा, बोली तथा लिपियों के नाम भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। नदियों के नाम पुल्लिंग होते हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम, जैसे आँख, नाक, जीभ, उंगली, अभी आपको बोला था ना ऊपर, ये स्त्रीलिंग होते हैं। झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ ऐसे तद्भव शब्द जिनके अंत में खा आता है स्त्रीलिंग होते हैं। ईख, राख, भूख। कुछ तिथियों तथा नक्षत्रों के नाम, पूर्णिमा आती है, एकादशी आती है। देखिए, क्रिया से भी पहचान होती है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की। जिन अप्राणीवाचक में आप क्रिया से भी काफ़ी हद तक पहचान कर सकते हैं। मसालों के नाम, आप देखिए आपके चैप्टर में लिंग के नियम दिए हुए हैं परिवर्तन के। ये सब देखिए, अ से आ बदल कर, आइन लगाकर, आनी लगाकर, ई लगाकर, इन लगाकर, ये सब आपको लर्न करने पड़ेंगे। अ या आ के स्थान पर इया का प्रयोग करके, पुल्लिंग शब्दों के अंतिम अक को इका करके, नी जोड़कर, वती या मती बदलकर, ता के स्थान पर त्री। कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग सर्वथा भिन्न होते हैं। जैसे भैंसा का भैंस, इसमें कुछ मतलब वैसे चेंज नहीं होता। जैसे भाग्यवती का भाग्यवान का भागवती हो गया, इस तरह नहीं चेंज होते। ये सब आपको लर्न करने हैं। अब देखिए, संज्ञा का विकारी तत्व में सेकंड है वचन। आपको पता है हिंदी में वचन भी दो ही होते हैं, ठीक है। वचन क्या होते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? एक वचन और बहुवचन। देखिए, गधा सामान लेकर जा रहा है, एक वचन। बच्चा चॉकलेट खा रहा है, एक वचन। कौवा काँव काँव कर रहा है, एक वचन, ठीक है। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे एक ही प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। चिड़िया, पुस्तक, बैल, स्त्री, स्कूटर, कुछ भी आप ले लीजिए। बहुवचन जिसमें एक या उससे अधिक प्राणी या वस्तु का बोध होता है।
लड़के खेत में बीज बो रहे हैं, बिल्लियाँ चूहों के पीछे भाग रही हैं, यानी ज़्यादा का बोध होता है। एक वचन में एक का और बहुवचन में उससे एक से अधिक प्राणी या वस्तु का बोध होता है, वहाँ पर बहुवचन होता है। अब देखिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। देखिए कभी कभी आपने देखा होगा कि हम लोग अपने पापा को एक वचन में ऐसे बोलते हैं, पिताजी बाहर जा रहे हैं, तो पिताजी को रिस्पेक्टिव वे में जो बोला जाता है या आदर या सम्मान का प्रतीक किया जाता है प्रकट करते समय, तो आप उसका प्रयोग बहुवचन में करते हैं। वो बहुवचन है नहीं पर उसका सेंटेंस बहुवचन में बनता है। किसी को आप आदरपूर्वक उसके सम्मान सूचक है या आदर देते हैं, जैसे माताजी खाना बना रही हैं, ठीक है। इसमें देखिए महात्मा गांधी हमारे देश के लिए स्वाधीनता का संदेश लेकर आए। आप यहाँ क्यों आए हैं देखिए, है ना। नेक्स्ट है अपनापन या बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। हम आपके संग न्याय करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ये आपके दर्शन बहुत दिनों में नसीब हुए, मैदानों में दर्शक मैच देख रहे हैं, दुर्घटना का समाचार सुनकर मेरे होश उड़ गए, पुत्र को देखने की आशा में उसके प्राण निकल गए। ये शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, और कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कई दिनों से पानी बरस रहा है, पानी एक वचन है। मैंने आज दूध पिया, तो एक वचन। समझ में आ गया। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें देखिए आपकी बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं वचन बदलने के नियम। अ से ए, आ से ए, आ का ए, ई के बाद या लगाकर, या को या बनाकर, और जन वृंद वर्ग लोग तथा गण आदि को जोड़कर। जैसे अध्यापक एक है, अध्यापक वृंद यानी ज़्यादा, नेता एक, नेता गण। ऐसे गुरु एक और गुरुजन बहुत, मजदूर मजदूर वर्ग। ये सब आपको लर्न करने हैं। अब इसी का तीसरा आता है कारक यानी कि केस। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कारक देखिए, सिपाही ने आतंकवादी को गोली मार दी, पिताजी कार से कार्यालय जाते हैं, अरे ये क्या हो गया है, बंदर छत से नीचे कूद गया। यानी ये जो शब्द आ रहे हैं ने, को, अरे, से, ये कहलाते हैं कारक चिन्ह, ठीक है। देखिए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध बता रहे हैं जो ये शब्द, इन शब्दों को व्याकरण में कारक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी क्या है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ठीक है। कर्ता कारक, कर्ता कारक क्या होता है? जैसे कर्ता होता है, ये आपको जो इसमें देखिए वर्ड्स दिए हुए हैं ये आपको बहुत ध्यान से समझने होंगे। कर्ता कारक जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले का बोध होता है, यानी जो पर्सन खुद है। जैसे जावेद ने नृत्य किया, तो ये आगे क्वेश्चन बना किसने नृत्य किया। अध्यापक ने संस्कृत पढ़ाई, किसने संस्कृत पढ़ाई। गुड़िया चित्र बना रही है, कौन चित्र बना रही है।
या कौन चित्र बना रहा है या कौन चित्र बना रही है। यानी इसमें क्वेश्चन बन के आता है किसने और कौन, वो कहलाता है कर्ता, यानी काम करने वाला। कर्ता मतलब काम करने वाला। और कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने। देखिए लिंग वचन आपको बहुत अच्छे से आते भी हैं और आप समझ भी गए होंगे, लेकिन प्लीज़ कारक को ध्यान से सुनिएगा। कर्ता यानी कि जो काम कर रहा है। जावेद ने नृत्य किया, इसमें कर्ता कारक क्या है, यानी कर्ता कौन है? जावेद। ठीक है, और इसमें ने चिन्ह आता है। किसने किया? जावेद ने। किसने संस्कृत पढ़ाई? अध्यापक ने। कौन चित्र बना रहा है या बना रही है? गुड़िया। तो जो काम कर रहा होता है वो कहलाता है कर्ता। देखिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। ये अंडरलाइन किए, इनको ध्यान से समझ लीजिएगा। फिर है कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप का क्रिया पे फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे कबीर दोहे लिखते थे। ठीक है, क्या लिखते थे, यानी कर्म क्या हो रहा है इसमें? कर्म क्या हो रहा है? दोहे। इसमें क्या लिखते थे? इसमें क्वेश्चन बनेगा क्या। प्राची ने हमें एक गीत सुनाया। किसे सुनाया? हमें। पंडित जी ने बच्चों को प्रसाद दिया। किसको? ठीक है, तो किसको प्रसाद दिया? बच्चों को। कबीर दोहे लिखते हैं, क्या लिखते थे? इसमें क्वेश्चन बनेंगे क्या, किसे, किसको। ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन बन रहे हैं यानी ये क्वेश्चन जो शब्द आ रहे हैं इनसे जो उत्तर मिलता है वो उसका आंसर होता है। पहले कर्ता कारक में आपने देखा था किसने और कौन, उनसे जो आंसर आ रहा था वो कर्ता कारक है। कर्म कारक में क्या, किसे, किसको, इनसे जो आंसर आ रहा है वो कहलाएगा कर्म कारक। कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या था? ने, और कर्म का विभक्ति चिन्ह है को। थर्ड आइए करण कारक। देखिए वंदना हॉकी से खेलती है। किससे खेलती है? बुआ जी ने दही से मट्ठा बनाया। किससे? सिपाही ने चोर को डंडे से मारा। किससे? ठीक है, वंदना हॉकी से खेलती है। किससे खेलती है? इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है? ध्यान रखिएगा, किससे। ठीक है, इसमें आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उससे जो आंसर मिलेगा वो करण कारक। वंदना किससे खेलती है? हॉकी से। बुआ जी ने किससे मट्ठा बनाया? दही से। सिपाही ने चोर को किससे मारा? डंडे से। यानी परिभाषा इसकी डेफिनेशन है, कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करे उसे करण कारक कहते हैं। यानी कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करे उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का चिन्ह क्या है? के द्वारा, के साथ और से। कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से। नेक्स्ट आइए संप्रदान कारक। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए वो कहलाता है संप्रदान कारक। मनोज ने मदन को 10,000 रुपये दिए। इसका विभक्ति चिन्ह देखिए, ये विभक्ति क्वेश्चन क्या बन के आ रहा है? किसको? मनोज ने किसको 10,000 रुपये दिए? मदन को। नेक्स्ट देखिए, दीदी ने भैया के लिए खीर बनाई। किसके लिए? दीदी ने किसके लिए खीर बनाई? भैया के लिए। मुक्केबाज ब्रिजेंद्र ने प्रशंसकों को ऑटोग्राफ दिए। किसको ऑटोग्राफ दिए? प्रशंसकों को।
यानी इसका विभक्ति चिन्ह क्या बन रहा है, के लिए को, और क्वेश्चन क्या बन रहे हैं इसके, किसको, किसके, किसको और किसके। देखिए विभक्ति चिन्ह और जो क्वेश्चन करने पे जो वर्ड बन रहे हैं जिससे आंसर निकल के आ रहा है उनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए अपादान कारक। अपादान कारक जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से अलग होने का बोध होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अपादान कारक में कोई चीज़ अलग होती है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपादान कारक में कोई चीज़ अपनी जगह से अलग हो रही है। जैसे आम पेड़ की डाली से गिरा, आम पेड़ की डाली से गिरा, क्वेश्चन इसका क्या है, कहाँ से गिरा। क्वेश्चन इसका क्या बन रहा है, कहाँ से गिरा, पेड़ की डाली से। ये ध्यान रखिएगा बेटा। करण कारक में भी विभक्ति चिन्ह से होता है और अपादान कारक में भी विभक्ति चिन्ह से होता है, इसलिए दोनों में इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, दोनों का अंतर समझ लीजिएगा। अभी मैं लास्ट में इन दोनों का अंतर आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी। आम पेड़ की डाली से गिरा, कहाँ से गिरा, पेड़ की डाली से। कैदी मंगलवार को जेल से छूटा, कहाँ से छूटा, जेल से। गंगा हिमालय से निकलती है, कहाँ से, हिमालय से। इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है, कहाँ से, और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, से। नेक्स्ट आइए संबंध कारक। संबंध यानी कि जिस किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से व्यक्त करने वाला शब्द संबंध कारक होता है। जैसे युवराज सिंह पूर्व गेंदबाज योगराज का पुत्र है, किसका, योगराज का। यह मीना का घर है, किसका, मीना का। मुझे अपनी पुस्तक वापस चाहिए, किसकी, अपनी। यानी इसका देखिए किसका या किसकी क्वेश्चन बन रहा है, और इसके संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं का, के, की, रा, री, रे। ये ज़्यादा यूज़ में आते हैं, का, की, के, इनका यूज़ ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आइए अधिकरण कारक। अधिकरण कारक होता है शब्दों के जिस रूप से कार्य के स्थान, अवसर तथा समय का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, ऐसे कौवा पेड़ पर बैठा है, कहाँ बैठा है, आकाश में तारे चमक रहे हैं, कहाँ चमक रहे हैं। नीतू कमरे में पढ़ रही है, कहाँ पढ़ रही है। कौवा कहाँ पर बैठा है, पेड़ पर। आकाश में तारे चमक रहे हैं, कहाँ चमक रहे हैं, आकाश में। नीतू कमरे में पढ़ रही है, कहाँ पढ़ रही है, कमरे में। ठीक है, शब्दों के जिस रूप से कार्य के स्थान, अवसर तथा समय का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इनके विभक्ति चिन्ह होते हैं में, के ऊपर, पर। इनके क्वेश्चन होते हैं कहाँ, और विभक्ति चिन्ह है में, के ऊपर तथा पर। अब लास्ट आइए संबोधन कारक। संबोधन यानी किसी व्यक्ति को शब्दों का रूप, वह रूप जिसे व्यक्ति को बुलाने या पुकारने का बोध होता है, वहाँ पे संबोधन कारक होता है। जैसे अरे यहाँ क्यों आए, ठीक है। हे राम बच्चों पर दया करना, अरे तुम कब आए, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये ऐसे शब्द हैं संबोधन का। अरे, हे, ओ, ए, इनका ये विभक्ति, इनके बाद विभक्ति चिन्ह इनके ये होते हैं। अब आइए आपको अंतर बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। करण कारक और अपादान कारक, क्योंकि दोनों के विभक्ति चिन्ह से होते हैं तो आप अंतर कैसे करोगे। ठीक है, देखिए मैं आपको अंतर समझा रही हूँ।
करण कारक और दोनों में अंतर, करण कारक में कोई चीज़ आपके साथ यूज होती है। जैसे दिनेश ने ब्रश से चित्र में रंग भरे। ब्रश से यानी आप पेंसिल, जैसे आप पेंसिल से लिख रहे हैं, वो आपके साथ है चीज़, ठीक है, वहाँ पे हुआ करण कारक। और जहाँ अलग हो गया, जैसे बच्चा खिड़की से नीचे गिरा, वो अलग हो गया यानी वहाँ से नीचे गिर गया। बच्चा साइकिल से गिर गया यानी अलग हो गया। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वो अलग हो गए, वो कहलाता है आपका अपादान कारक। और करण कारक, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि धीरज ने माचिस से आग जलाई, तो माचिस से यानी वो साधन के रूप में यूज़ करी, यानी आपको मैं एक इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। वो चीज़ टच मतलब साथ में होती है और अपादान में वो चीज़ अलग हो जाती है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, वो अलग हो गई हिमालय से, वहाँ पे आया अपादान कारक। और करण कारक जहाँ पे साथ साधन के रूप में, या आपकी लैंग्वेज में समझाऊँ तो साथ में कोई चीज़ है, वहाँ पे कहलाता है करण कारक। और जहाँ पे अलग हो रहा है वहाँ पे कहलाएगा अपादान कारक। जैसे और एक एग्जांपल आप ले लीजिए कि किताब मेज से गिर गई, अलग हो गई, ठीक है बेटा। और बच्चा पेंसिल से लिखता है, आपको समझाया, तो वो कहलाया आपका से लिखता है, क्या हुआ आपका बताइए, अपादान करण कारक, ठीक है। किसान ने हल से खेत जोता, किसान ने हल से खेत जोता। अब आइए किससे जोता, तो आपका क्वेश्चन बनेगा हल से, मगर हल उसके साथ है, साधन के रूप में यूज़ कर रहा है, तो वो कहलाएगा आपका करण कारक। और जैसे रेलगाड़ी स्टेशन से चली गई यानी वहाँ से अलग हो गई, वो कहलाएगा अपादान कारक। लड़की छत से गिर गई, वहाँ पे हो गया अपादान कारक। वह रेलगाड़ी से लखनऊ गया, ध्यान रखिए बेटा से। अब वह रेलगाड़ी से लखनऊ गया यानी वो उसके साथ रेलगाड़ी में बैठ के गया, उसने उसे रेलगाड़ी को साधन के रूप में यूज़ किया, ठीक है, साधन, तो वो वहाँ पे हुआ करण कारक, ठीक है। समझ में आ गया आपका। अब आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। हैव अ गुड डे।